हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ई दृष्टि का मैगजीन का बात कर रहे थे और ई दृष्टि के जो भी आपको अप्रैल महीने के करेंट अफेयर हो सकते हैं उन सभी के विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा जो है वो कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो है वो दो ऑलरेडी जो है वो टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। उन दोनों टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो क्या क्या कर चुके हैं आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा एक बार। हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो कर चुके हैं, यानी कि जो भी नेशनल लेवल का जो भी हो सकता है वो सारा हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। नेशनल के साथ साथ हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी हो गया था, यानी कि जो इंटरनेशनल से जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारा करेंट अफेयर के तौर पे हम लोग देख लिए थे। मार्च महीने में, अप्रैल महीने में जो भी बन सकते थे, मार्च से लेकर अप्रैल तक। अब हम लोग बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो मार्च से लेकर अप्रैल तक जो भी घटनाएं घटेंगी आर्थिक परिदृश्य के बारे में, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा जो है वो कर लेंगे। ये मैगजीन जो है वो ई दृष्टि की मैगजीन है, काफ़ी मशहूर और काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसको हमने जो है वो ई दृष्टि के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड जो है किया है। आपके हर पेज के नीचे में यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ रहता है www.edृष्टि.in। यहाँ पे जाके आप इसको आसानी से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आर्थिक परिदृश्य को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आपका आएगा वो एशियाई विकास बैंक द्वारा भारतीय ढांचागत क्षेत्र में निवेश की घोषणा, ठीक है ना। तो ये आपके पास सबसे पहले दिखाई देगा। आपको यहाँ पे एक सवाल दिखाई देगा पहला इससे रिलेटेड। 30 मार्च 2020 को एशियाई विकास बैंक ने भारतीय राज्य क्षेत्र में कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है? 5 करोड़ डॉलर, 10 करोड़ डॉलर, 6 करोड़ डॉलर या फिर 3 करोड़ डॉलर? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 10 करोड़ डॉलर। 10 करोड़ डॉलर इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिएगा 30 मार्च 2020 को एशियाई विकास बैंक ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र में 10 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। यह सहायता सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जरिए की जाएगी। मनीला स्थित यह संस्था NIIF में निवेश करेगी। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि निवेश की जाने वाली वास्तविक नकदी 10 करोड़ डॉलर से अधिक होगी। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या करेंगे वो देखेंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 7वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति से संबंधित ये क्वेश्चन है, 2019-20 से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने 7वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 जारी किया। इसके तहत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? तो इसका आंसर होगा 75। 75 इज राइट आंसर। इससे संबंधित कुछ पॉइंट को देखते हैं। 27 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति द्वारा 7वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 7th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2019-20 जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि यह मौद्रिक नीति वक्तव्य आरबीआई द्वारा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया है। गौरतलब है कि आरबीआई ने अपनी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य में चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो दर को 75 आधार अंक कम करने के 5.15 से 4.40% करने का निर्णय लिया है। चल निधि समायोजित सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट को 90 आधार अंक कम करके 4.90% से 4.00% कर दिया गया है। यहाँ पे आधार का मतलब दशमलव समझिएगा। ये जो 75 आधार लिखा है मतलब 0.75 हो गया, और ये 90 आधार लिखा है इसका मतलब 0.90 हो गया, ठीक है। परिणाम स्वरूप सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF तथा बैंक दर को 5.40% से कम करके 4.65% किया गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नगद आरक्षित अनुपात CRR को परिवर्तित करते हुए 4% से 3% करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मौद्रिक नीति समिति अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए निम्न निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 1 मार्च 2020 तक की अवधि से बकाया लोन की किस्त के भुगतान पर अगले 3 महीने की मोहलत देने का निर्णय लिया गया है।
सभी लोन देने वाली संस्थाओं को वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने का निर्णय लिया गया है। इस छूट से लाभार्थी को की क्रेडिट हिस्ट्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोविड-19 के प्रकोप के कारण वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 5% अनुमान जोखिम में है। अगला जो टॉपिक है, पेटीएम की सहायता सब्सिडरी को इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस से संबंधित है। पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस श्रेणियों के बीमा उत्पादकों की बिक्री करेगा? 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों का बीमा, या चिकित्सा बीमा, या जीवन बीमा, या उपरोक्त में से सभी? इसका जो आंसर होगा माय डियर सभी होगा, क्योंकि 4 पहिया 2 पहिया वाहनों का भी बीमा करेगा, चिकित्सा बीमा करेगा, जीवन बीमा का भी करेगा। 2 मार्च 2020 को प्रमुख भारतीय डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बीमा ब्रोकर के कारोबार का लाइसेंस हासिल करके उद्घोषणा की। ध्यातव्य है कि PIBPL यानी पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान में 20 अग्रणी भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों के साथ महागठबंधनरत है। साथ ही इस सूची में 30 और कंपनियों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। लाइसेंसरत होने के बाद कंपनी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का बीमा, चिकित्सा बीमा और जीवन बीमा सहित 4 विभिन्न श्रेणियों में बीमा उत्पादकों की बिक्री कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग 14 वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2019 से संबंधित। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 जनवरी 2020 को जारी 14वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2019 प्रारंभिक वर्ष के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान में नामांकित 4 से 8 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना है? 90%, 85%, 88% या फिर 82%? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये 90%। 14 जनवरी 2020 को 14वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2019 प्रारंभिक वर्ष जारी की गई। ध्यातव्य है कि वर्ष 2005 से प्रति वर्ष असर ने ग्रामीण भारत के 3 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के विद्यालय में नामांकन तथा 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों में बुनियादी शिक्षा और गणित समझ पर वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में 4 से 8 वर्ग, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हाईलाइट हम आपको कर देते हैं। 4 से 8 वर्ष के वर्ग के बच्चों की शिक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण विकास संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। रिपोर्ट में 24 राज्यों 26 जिलों 1514 गांवों 30,425 परिवारों के 36,930 बच्चों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 4 से 8 वर्ष के आयु के 90% से अधिक बच्चे को किसी न किसी शिक्षण संस्थान में नामांकित हैं। 5 वर्ष के 70% बच्चे आंगनवाड़ी या पूर्वी प्राथमिक कक्षाओं में, जबकि 21.6% बच्चे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा 1 में नामांकित हैं। 6 वर्ष के 32.8% बच्चे आंगनवाड़ी या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में, जबकि 46.4% बच्चे कक्षा 1 और 18.7% बच्चे कक्षा 2 या उससे आगे की कक्षा में नामांकित किए गए हैं। 4 से 5 वर्ष के बच्चों में 56.8% लड़कियां और 50.4% लड़कियां और सभी लड़कों में से 52% लड़के सरकारी पूर्ण प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में, जबकि 43.2% लड़कियां और 49.6% लड़के निजी पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं। 6 से 8 वर्ष के बच्चों में से सभी लड़कियां में 61.1% लड़कियां और सभी लड़कों में से 52% लड़के सरकारी पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं। अगला सवाल हम आपको लेंगे उबर ईस्ट इंडिया का अधिग्रहण से। उबर ईस्ट इंडिया के अधिग्रहण से क्वेश्चन है, हाल ही में उबर इंडिया के फूड डिलीवरी बिजनेस उबर ईस्ट इंडिया का निम्न में से किस फूड डिलीवरी कंपनी का अधिग्रहण किया गया? स्विगी, फूड पांडा, जोमेटो या फिर फासोस? इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, जोमेटो। अलीबाबा के आर्ट फाइनेंशियल समर्पित ऑनलाइन फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट
डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने ऑल स्टॉक डील में उबर इंडिया के फूड डिलीवरी बिजनेस उबर ईट्स का 206 मिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण के फलस्वरूप उबर इंडिया को ऑल स्टॉक डील में गुरुग्राम स्थित कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी प्राप्त होगी। जोमेटो द्वारा उबर ईट्स के कर्मचारियों को अपने यहां समायोजित नहीं करेगा, जिसके फलस्वरूप ऐसे कर्मचारी या तो उबर इंडिया के अन्य व्यवसाय में समायोजित होंगे या उन्हें छटनी ले ऑफ की समस्या से गुजरना पड़ेगा। अगला है आरबीआई द्वारा यस बैंक के निदेशक मंडल का अधिग्रहण। इससे क्वेश्चन क्या है, आरबीआई ने नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए किस व्यक्ति को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ए प्रशांत कुमार। इससे संबंधित तथ्य थोड़ा सा देख लीजिएगा। मार्च 2020 को रिजर्व बैंक ने नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया। साथ ही आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंधक निदेशक और सीईओ प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए की निकासी की सीमा भी तय कर दी गई। यह निकासी सीमा 30 दिन तक के लिए रहेगा। ध्यान रहे कि यस बैंक को मार्च 2019 की तिमाही में पहली बार घाटा हुआ था। 16 फरवरी 2020 को यस बैंक ने नए एमडी और सीईओ के रूप में प्रशांत कुमार के साथ अपने बोर्ड के पुनर्गठन की मंजूरी प्रदान की। सुनील मेहता को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका मोबाइल ऐप से भी स्पोर्ट्स से, ठीक है, कोर्स से। क्वेश्चन क्या है, 5 मार्च 2019 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने एक मोबाइल ऐप सेबी स्कोर्स लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से कौन अपनी शिकायतों सेबी के पास आसानी से दर्ज करा सकेगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि निवेशक इसका आंसर होगा। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। 5 मार्च 2020 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने एक मोबाइल ऐप सेबी स्कोर्स लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से निवेशक अपनी शिकायतें आसानी से सेबी के पास दर्ज करा सकेंगे। यह मोबाइल ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्मों पर वर्क करेगा। अभी तक कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम स्कोर्स के माध्यम से पत्र लिखकर ही शिकायतें दर्ज कराई जा सकती थी। इस ऐप पर निवेशक सूचीबद्ध कंपनियों सेबी द्वारा पंजीकृत इकाइयों और बाजार के अन्य संस्थानों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इससे संबंधित आपके पास टॉपिक, वर्ष 2019 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। यानी कि जो भारत है वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस दोनों को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रिपोर्ट की माने तो 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2.94 ट्रिलियन डॉलर था, जबकि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की अर्थव्यवस्था का आकार क्रमशः 2.83 ट्रिलियन, ये है किसका, तो यूनाइटेड किंगडम का, और 2.71 ट्रिलियन डॉलर किसका है, तो फ्रांस का है। क्रय शक्ति समता, जिसको ट्रिपल पी के नाम से जानते हैं, के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10.51 ट्रिलियन डॉलर जापान एवं जर्मनी से अधिक था। अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी संयुक्त राज्य अमेरिका के 62,794 डॉलर की तुलना में 2170 डॉलर है। भारत का सेवा क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जो अर्थव्यवस्था में लगभग 60% और रोजगार में लगभग 28% का योगदान देता है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे डेटा को आप कलेक्ट करके रखिएगा, आपके एग्जाम में इन सभी डेटा से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक लेंगे, रिपोर्ट है पावरिंग द इकोनॉमिक विद हर वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा 2030 तक कितने रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। ऑप्शन है 150 से 170 मिलियन, 120 से 130 मिलियन, 160 से 180 मिलियन या 130 से 150 मिलियन। इसका आंसर ए होगा माय डियर, 150 से 170 मिलियन। 17 फरवरी 2020 को बेन एंड कंपनी और गूगल द्वारा पावरिंग द इकोनॉमी विद हर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 13.5 से लेकर 15.7 मिलियन महिला स्वामित्व वाले उद्यम हैं, जो कुल उद्यमों का 20% है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 13.5 से लेकर 15.7 मिलियन महिला स्वामित्व वाले उद्यम हैं, जो कुल उद्यमों का 20% है। उक्त उद्यमों से अनुमानित 22 से 27 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है। उद्यमिता की मात्रा एवं गुणवत्ता को बढ़ाकर महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या 30 मिलियन से अधिक बढ़ाई जा सकती है, जिसमें 40% स्वनियोजित हो सकता है। इससे भारत में संभावित 150 से 170 मिलियन रोजगार का सृजन हो सकता है, जो वर्तमान से वर्ष 2030 तक नए रोजगार आवश्यकताओं का लगभग 25% से भी अधिक है। अगला टॉपिक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में व्यापक विलय को मंजूरी दिया गया है। 4 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के 4 बैंकों में विलय के व्यापक एकीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। विलय के संबंध विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, आपको बताना है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल में होगा, ये सही है। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय होगा, ये भी सही है। आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होगा, ये भी सही है, लेकिन ये डी गलत है। इलाहाबाद बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं होगा। 4 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय का मंजूरी दे दिया गया था। इस विलय के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब में किया गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में किया गया। आंध्र प्रदेश बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है, इंडियन बैंक में, ना कि एसबीआई में हुआ है। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा। इस एकीकरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाभ को सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक और सकारात्मक प्रभाव का विस्तार करेंगे। इसके अलावे इस एकीकरण से इन बैंकों में बड़े स्तर के ऋणों में सहायता के साथ साथ व्यापक वित्तीय क्षमता के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक कार्य संचालकों को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। सभी एकीकृत बैंकों को सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को अपनाने से बैंकों में उनकी लागत कुशलता और जोखिम प्रबंधन में सुधार होगा एवं व्यापक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में वृद्धि होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वित्तीय संस्था को क्रिप्टो करेंसी की सेवाएं देने की इजाजत। 4 मार्च 2020 की सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सेवाएं देने हेतु इजाजत प्रदान की। यह फैसला किसकी अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनाया है? RF नरीमन, अशोक भूषण, एस अब्दुल नजीर या विनीत शरण। इसका आंसर ये होगा RF नरीमन। 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सेवाएं देने हेतु इजाजत प्रदान की। यह फैसला न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनाया। इसमें शामिल 2 अन्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बी राम सुब्रमण्यम थे। पीठ ने अनेक फैसले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI को 6 अप्रैल 2018 के सर्कुलर को रद्द कर दिया। RBI के इस सर्कुलर के अनुसार देश में आभासी मुद्राओं से संबंधित कोई भी सेवा प्रदान करने पर रोक थी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं जिसमें
मुद्रा इकाइयों के बनाने और फंड के लेन देन का सत्यापन करने हेतु एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है और यह व्यवस्था केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रहकर काम करती है। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइट कॉइन इत्यादि कुछ प्रमुख क्रिप्टो करेंसी हैं। एसबीआई कार्ड और लैंडमार्क समूह के बीच समझौता हुआ है, उस पर आधारित एक सवाल है। 20 फरवरी 2020 को एसबीआई कार्ड और लैंडमार्क के बीच समझौते के अनुसार 3 नए कार्ड लॉन्च हो गए, जो निम्नलिखित में से कौन से हैं? लाइफ स्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, मैक्स एसबीआई कार्ड, स्पेयर एसबीआई कार्ड या सभी? इसका आंसर सभी होगा। ऑप्शन से ही समझ में आ रहा था, 3 गो होता तो तीनों आंसर हो जाएगा। 20 फरवरी 2020 को एसबीआई कार्ड ने लैंडमार्क ग्रुप के 4 ब्रांडों के साथ मिलकर 3 नए कार्ड, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, मैक्स एसबीआई कार्ड और स्पेयर एसबीआई कार्ड जारी किया। एसबीआई कार्ड अक्टूबर 1998 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं जीई कैपिटल के द्वारा लॉन्च किया गया था। दिसंबर 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं द कैरलिक ग्रुप ने जीई कैपिटल की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया था। एसबीआई कार्ड एक भुगतान समाधान प्रदाता है जिसके प्रमुख उत्पादन क्रेडिट कार्ड्स हैं। अगला सवाल एक बंधन बैंक से है। फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बंधन बैंक पर नई शाखा खोलने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। इस बैंक की शुरुआत कब हुई थी, आपको जवाब देना है। तो इसका जो शुरुआत हुआ था वर्ष 2015 में हुआ था। आपको बता दें 26 फरवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक में नई शाखा खोलने पर प्रतिबंध को हटा दिया है। आरबीआई ने बंधन बैंक की ओर से एक वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाले कुल बैंकिंग शाखाओं से करीब 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने का आदेश दिया है जहां बैंकिंग सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने बंधन बैंक पर सितंबर 2018 में नई शाखा खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने शेयर होल्डिंग नियम को पूरा नहीं करने पर यह आदेश दिया था। ज्ञातव्य है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग बैंक प्रमोटर कंपनी के शेयरों को 3 वर्ष में 82% से घटाकर 40% करना था, जिसकी समयावधि अगस्त 2019 में पूरा हो गई थी, जिसे पूरा करने में वह असफल रहा था। बंधन बैंक वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। वर्ष 2001 में इस बैंक को माइक्रो फाइनेंस कंपनी के तौर पर शुरुआत की थी। आरबीआई ने अप्रैल 2014 को बंधन बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक खोलने हेतु शर्त मंजूरी प्रदान की थी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है SPICEE प्लस पे 24 फरवरी 2020 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों के निगमन के लिए SPICE प्लस नाम से एक नया वेब फॉर्म लॉन्च किया। यह नया वेब फॉर्म केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालयों में राजस्व विभाग और किस एक नए राज्य सरकार को 10 सेवाएं जो है वो प्रदान करेगी। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। 24 फरवरी 2020 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों के निगमन के लिए SPICE प्लस नाम से एक नया वेब फॉर्म, जिसे प्लस कहा जाता है, लॉन्च किया है। इसे इस मंत्रालय के सचिव इंजेटी श्रीनिवास ने नई दिल्ली में लॉन्च किया, याद रखिएगा। यह वर्तमान SPICE का स्थान ग्रहण करेगा। SPICE प्लस का पूर्ण रूप कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा। SPICE प्लस सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी इलेक्ट्रॉनिकल प्लस है, ठीक है ना। यानी SPICE प्लस कंपनी के निगमन से संबंधित कई सेवाएं जैसे पैन की अनिवार्यता, बैंक खाता खोलना, GSTIN का आवंटन आदि प्रदान करने वाला एक एकीकृत वेब फॉर्मा है। यह 2 भागों अर्थात भाग ए नई कंपनी के लिए नई शर्त और भाग बी अनेक सेवाओं की पेशकश करेगा।
यह केंद्र सरकार के 3 मंत्रालय एवं विभागों, कॉर्पोरेट मंत्रालय के मामले के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग और एक राज्य सरकार महाराष्ट्र को 10 सेवाएं प्रदान करेगा। यह वेब फार्मा कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सरकार की पहल के तहत लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 से संबंधित है। जनवरी 2020 में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40वां, 35वां, 30वां या फिर 25वां? इसका आंसर होगा बी, 35वां। फरवरी 2020 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 जारी किया गया। इस सूचकांक में 53 देश को शामिल किया गया। यह सूचकांक 3 श्रेणियों पर आधारित है: पॉलिसी इन्वायरमेंट, टीचिंग इन्वायरमेंट, ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसके तहत समग्र सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि स्वीडन को दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद न्यूजीलैंड तीसरा पर, सिंगापुर चौथा पर, नीदरलैंड 5वां पर रहा। पॉलिसी इन्वायरमेंट सूचकांक के तहत स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। टीचिंग इन्वायरमेंट सूचकांक के तहत फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के सूचकांक के अनुसार न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके अनुसार समग्र सूचकांक में भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2018 के इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल लेंगे माय डियर, बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2020 से संबंधित MOO मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज लैब की बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2020 में तीसरे स्थान पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो ये है IIM बेंगलोर। 6 फरवरी 2020 को भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को MOOCS मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज लैब की बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2020 में संस्थान को तीसरा स्थान मिलने की पुष्टि की गई। MOOCS ऑफर करने वाले अर्थात बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोर्स ऑफर करने वाले बिजनेस स्कूलों की यह पहली वैश्विक रैंकिंग है। इसमें 16 बिजनेस स्कूलों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें IIM बेंगलुरु को तीसरा स्थान हासिल हुआ है, जबकि HEC पेरिस फ्रांस प्रथम स्थान पर रहा। USA का वार्टन स्कूल पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा। रैंकिंग में शामिल एक अन्य भारतीय संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, जिसे 14वां स्थान हासिल हुआ है। रैंकिंग में सर्वाधिक 7 बिजनेस स्कूल फ्रांस के हैं, जबकि स्पेन के 3, भारत के 2 काफी इंपोर्टेंट है, एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, ब्राजील एवं डेनमार्क के एक संस्थान को जगह दिया गया है। ध्यान रहे कि IIM बेंगलोर 43 यानी 43 ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवाता है। सूची में शामिल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 18 ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ तक आपका आर्थिक परिदृश्य था। उम्मीद करेंगे आप आर्थिक परिदृश्य को एक बार अच्छे से देख लेंगे, आप खुद से भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे सब यही सबसे क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। लाइक तो जरूर कर दीजिएगा माय डियर, ठीक है, लाइक तो बनता है। और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। वैज्ञानिक परिदृश्य जो है हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि हम आपको कुछ ही देर बाद जो है वो लेकर आएंगे। तो वैज्ञानिक परिदृश्य जो है हम अगले टॉपिक में देख लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।